गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट। कौन सा था? विविक्त गणित। क्लास है आपकी 50। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन से संबंध पढ़े हमने? तुल्यता संबंध पढ़ा, एक और संबंध पढ़ा था हमने अरिक्त क्रमिक समुच्चय, अरिक्त क्रमिक संबंध पढ़ा था हमने, जिसको हम पोसेट भी बोलते थे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था? तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य संबंध दिखाए, सम्मित संबंध दिखाए और संक्रामक दिखाए, वो क्या होता है? हमारे पास तुल्यता संबंध होता है। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या होता है कि अरिक्त क्रमिक संबंध होता है, उसमें क्या होता है? स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो, वो संबंध क्या कहलाता है? हमारे पास अरिक्त क्रमिक संबंध कहलाता है। ठीक, अब तक हमने संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने कुछ प्रमेय भी करके देखी, कुछ उदाहरण भी करके देखे कि संबंध को कैसे दिखाते हैं कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, प्रतिसम्मित है, सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जालक, नया चैप्टर है जालक। सबसे पहले परिभाषा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि जालक होता क्या है, बताऊंगा, समझाऊंगा परिभाषा से, और फिर बताऊंगा क्या होता है जालक। ओके, चलिए जालक इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस। परिभाषा क्या है? माना एल कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं अपसंधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीट, दिखाते इससे है, तथा सम्मिलन, इसको बोलते हैं ज्वाइन, इसको किससे दिखाते हैं? इससे। दो द्विआधारी संक्रियाएं अपसंधि तथा सम्मिलित हो तब एल जालक कहलाता है। जालक कहलाता है यदि वह निम्न अवधारणाओं को संतुष्ट करे। देखो, सबसे बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे हमारे को पता है कि जैसे हमारे पास तुल्य सा संबंध होता था, फिर हमारे पास अरिक्त क्रमिक संबंध होता था। उसमें क्या होता था, इनको हम क्या करते थे, कैसे दिखाते थे कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाते थे। अगर कोई समुच्चय हमारे पास तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, सम्मित को, स्वतुल्य को और संक्रामक को, तो हम कह देते थे कि तुल्यता संबंध है। अगर कोई समुच्चय हमारे पास स्वतुल्य था, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध था और संक्रामक संबंध था, तो हम उसको कहते थे अरिक्त क्रमित संबंध है। ठीक है, वैसे ही सेम इसमें क्या होता है कि इसमें भी तीन नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रम विनिमय नियम होता है, फिर एक हमारे पास होता है साचर्य नियम, और एक होता है अपशोषण नियम। अगर कोई भी समुच्चय इन तीनों के नियम को पालन करेगा, संतुष्ट करेगा, देखो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास जालक कहलाएगा। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है, जिसको बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि जब हम संबंध दिखाते थे तो वहां हम समुच्चय की बात करते थे, समुच्चयों पे संबंध दिखाते थे, लेकिन जब जालक की हम बात करेंगे तो इसमें समुच्चयों के अवयव पे ये नियम लागू होंगे। वहां पे क्या होता था कि हम समुच्चयों पे नियम लागू करवाते थे, यहाँ पे क्या करवाएंगे? हम समुच्चयों के अवयव पे नियम लागू करवाएंगे। ठीक है, जैसे परिभाषा में है कि माना एल कोई अरिक्त समुच्चय है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव तो होगा। वो अवयव क्या होना? वो समुच्चय खाली नहीं होना चाहिए। दो द्विधारी संक्रियाएं, कौन कौन सी? अपसंधि और सम्मिलन। देखो, अपसंधि क्या है? मीट। इसका मतलब क्या होता है? इसको अपसंधि को कैसे दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम समुच्चय में सर्वनिष्ठ निकालते थे, ऐसे निकालते थे, सर्वनिष्ठ निकालते थे समुच्चयों में, उसी का रूप क्या है? अपसंधि है। अब यहाँ पे सर्वनिष्ठ निकालने को कैसे दिखा दिया? इससे दिखा दिया है उसने। एक तरह से सर्वनिष्ठ निकालना ही है, बस नाम चेंज कर दिया उसका। नाम क्या बोलेंगे अब हम? इसको अपसंधि बोलेंगे। ऐसे ही सम्मेलन का मतलब हो गया संघ।
जैसे वहां पे समुच्चयों में दो समुच्चयों का संघ निकालते थे क्योंकि वो समुच्चयों पे अप्लाई होता था, और ये किस पे अप्लाई होता है, ये होता है अवयव पे। इसलिए जब अवयव में अप्लाई करेंगे तो अपसंधि बोलेंगे, और समुच्चयों पे अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ऐसे ही सम्मिलन बोलते हैं, अवयव पे अप्लाई करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं समुच्चयों में। तो और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको सम्मिलन बोल देंगे। ठीक है, अगर दो आधारी संख्या है उस पर अपसंधि और सम्मिलन, ठीक है, तो वो जालक कहलाएगा अगर वो तीन नियम, कौन कौन से तीन नियम, कौन कौन से थे, क्रम विनिमय नियम था, और एक साहचर्य नियम था, और एक हमारे पास क्या है, अपशोषण नियम। अब क्या होता है, नियम के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई भी समुच्चय के अवयव ये तीनों नियम अगर सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो हम कह देंगे वो समुच्चय क्या होगा, हमारे पास जालक कहलाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, देखो कि जैसे मान के चलो आपके पास दो अवयव हैं ए और बी, कहाँ से, एल से। दो अवयव उठाया आपने एल से, एल क्या है, समुच्चय है मेरे पास कोई। ठीक है, तो आपने क्या किया, या तो आप ऐसे सर्वनिष्ठ निकालो, यानी ऐसे आप अपसंधि निकालो, या ऐसे अपसंधि निकालो, बात बराबर है। या आप ऐसे सम्मिलन निकालो, या ऐसे सम्मिलन निकालो, बात क्या होगी, बराबर होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप ऐसे अपसंधि निकालो दो अवयवों की, या ऐसे अपसंधि निकालो। अगर वो दोनों बराबर हुए तो वो क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। और या अगर आप दोनों की सम्मिलन निकाल रहे हो, या तो इन दोनों का ऐसे सम्मिलन निकालो या ऐसे निकालो, दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो भी क्या कहलाएगा, वो क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्रम विनिमय नियम। दूसरा आता है हमारे पास साचर्य नियम। क्या होता है दूसरा, साचर्य नियम। साचर्य नियम देखते हैं क्या होता है। साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहलाता है कि जैसे मान के चलो आपके तीन अवयव हैं ए बी सी, कहां से, एल से, तो ये कह रहा है कि आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों बराबर हैं। या सम्मिलन की बात करें, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो आपके पास तीन अवयव हैं, या तो आप एक काम करो बी और सी का अपसंधि निकाल लो, उसके बाद फिर ए के साथ निकाल लो अपसंधि। या आप एक काम करो कि ए और बी की अपसंधि निकाल लो, फिर उसकी ए सी के साथ निकाल लो, दोनों अगर बराबर आ जाते तो साहचर्य नियम होगा। या फिर ऐसे करो कि दो बी और सी का क्या निकालो, सम्मिलन निकालो, फिर उसका सम्मिलन ए के साथ निकालो। या आप एक काम करो ए और बी का सम्मिलन निकालो या सी का सम्मिलन के साथ निकालो, दोनों बराबर हो जाते तो क्या कहलाता है, हमारे पास साहचर्य नियम कहलाता है। ठीक है। तीसरा क्या कहलाता है हमारे पास, अबशोषण नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ये क्या होता है कि या तो आप ऐसे निकालो, एब्जॉर्प्शन लॉ होता है कि ए अब अपसंधि बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये कह रहा है कि जैसे मान के चलो आपने दो अवयव लिए ए और बी, तो आपने क्या किया कि ए और बी का आपने पहले क्या निकाला, सम्मिलन निकाला, और उसके बाद ए के साथ क्या निकाला, अपसंधि निकाली, तो किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी। वो क्या कहलाएगा हमारे पास सॉरी, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, अपशोषण नियम कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी समुच्चय के अवयव इन तीनों नियम का पालन कर रहे होंगे, क्रम विनिमय भी होंगे, साहचर्य भी होंगे और अपशोषण होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जालक बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास जालक की परिभाषा। अब बात करते हैं दूसरी दूसरी परिभाषा और है, या तो आप पेपर में ये वाली परिभाषा लिखो, एक परिभाषा और बता रहा हूं, वो थोड़ी सी इजी पड़ती है, उससे क्या क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन करने का तरीका एक तो ये है, इन तीनों को सेटिस्फाई करवा के देख लो, या एक परिभाषा और लिखवा रहा हूं, उसमें भी एक कंडीशन है, अगर वो भी सेटिस्फाई हो रही तो भी क्या कहलाएगा हमारे पास, जालक कहलाएगा। ठीक है, तो एक और परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं जालक की ही। क्या है, दूसरी परिभाषा की बात करें तो जालक की क्या कह रहा है, दूसरी परिभाषा कह रही है यदि एल आंशिक क्रमित समुच्चय है जिसको
पोसेट भी कहते हैं। जालक कहलाता है, जालक कहलाता है यदि इसके प्रत्येक दो अवयवों के लिए उच्चक तथा निम्नक विद्यमान हो। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है L और वो आंशिक क्रमिक समुच्चय है जिसको क्या बोलते हैं, पोसेट बोलते हैं। तो मैंने आपको आंशिक क्रम समुच्चय की परिभाषा दिखाई थी कि ऐसा समुच्चय जो स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और हमारे पास संक्रामक हो, तो वो क्या कहलाता है, आंशिक क्रमिक समुच्चय कहलाता है, जिसको हम पोसेट भी बोलते हैं। मान के चलो आपको कोई समुच्चय दे रखा है जो आंशिक क्रमिक समुच्चय की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जालक कब कहलाएगा कि यदि इसके प्रत्येक अवयव के लिए क्या हो, उच्चक हो और निम्नक विद्यमान। उच्चक और निम्नक का मतलब होता है कि अगर आप दो अवयव ले रहे हो, यानी उसमें समुच्चय में उसका सबसे बड़ा हमारे पास क्या हो, अवयव मिल रहा हो और सबसे छोटा अवयव मिल रहा हो, हमें उसको क्या बोलते हैं, उच्चक और निम्नक बोलते हैं। अब निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर जैसे मान के चलो ए बी एल में से लिया, तो अगर ए का आप क्या निकालो, अपसंधि निकालो, तो वो क्या किसके बराबर होगी, इन्फीमम ए बी। इन्फीमम का मतलब होता है निम्नक। और अगर आप ए सर्वनिष्ठ बी निकाल रहे हो, सर्वनिष्ठ मतलब सर्वनिष्ठ बोल रहा हूँ, सॉरी, ए इसको क्या बोलेंगे, अब सम्मेलन, ए सम्मेलन बी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए बी, इसको बोलते हैं उच्चक। ये निम्नक निकालने का तरीका है, ये उच्चक निकालने का तरीका है। अगर आपको निकालना हो कि उच्चक और निम्नक कैसे आएंगे, वो निकालने का तरीका ये होता है जालक में। ठीक है, अगर उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान हुए उस समुच्चय में जो एल तुम्हारे को दे रखा है, अगर उसमें विद्यमान हुए तो हम उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, अगर उच्चक और निम्नक दोनों हमें मिल जाए उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण की। तो जैसे जालक की बात करें हम, देखो, तो उदाहरण की बात करें, जैसे आपको कोई समुच्चय दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय आपका क्या है, प्राकृत संख्या, और ये किसका साइन होता है, ये होता है पोसेट का। यानी n कोई क्या है आपके पास, पोसेट है। n पोसेट का मतलब क्या हुआ, अरिक्त क्रमिक समुच्चय है। अरिक्त क्रमिक समुच्चय उसने क्या इनडायरेक्टली कह दिया आपसे। अब आपको पता करना है, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या ये जालक होगा, तो आप कैसे पता करोगे, सबसे पहले ये चीज देखोगे, आपकी नजर जाएगी इस पे, इसका मतलब क्या होगा, ये वो हो गया पोसेट हो गया। पोसेट हो गया तो वो क्या हो गया, अरिक्त क्रमिक समुच्चय हो गया। अब हमें याद आता है कि अरिक्त क्रमिक समुच्चय होता है, तो अगर हम उच्चक और निम्नक दिखा दें, अगर इस समुच्चय के उच्चक और निम्नक अगर विद्यमान होंगे इसमें, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, जालक होगा। तो उच्चक और निम्नक निकालने का तरीका क्या होता है, वो भी बताया था इसमें कि ए बी किस में से लूंगा, एन में से लूंगा। तो ए अगर अपसंधि निकालूंगा तो वो इन्फीमम आएगा ए बी, ठीक है, और अगर ए अब सम्मेलन भी निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ए बी। चलो अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे निम्नक और उच्चक, कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें पता है एन क्या होता है मेरे पास, 1 2 3 4 5, कोई भी दो अवयव उठा लो इसमें, आपकी जो इच्छा हो वो अवयव उठा लो। जैसे मैंने मान लिया ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर 3 ले लिया, ठीक है। अगर ए सर्वनिष्ठ बी निकालूंगा मैं, ए सर्वनिष्ठ बी, सॉरी ए अपसंधि बी, यानी 2 अपसंधि 3, तो क्या आएगा, इन्फीमम। इन्फीमम यानी निम्नक, निम्नक कौन सा इनमें से 2 है, ठीक है। और ए सर्वनिष्ठ बी निकालूंगा, ए सर्वनिष्ठ यानी अब सम्मेलन निकालूंगा 2 और 3, तो यहाँ क्या होता है, सुप्रीमम होता है, उच्चक। उच्चक इन दोनों में से क्या है, 3 है। तो देखो 2 और 3 मिल गए हमें, उच्चक। ये क्या है, निम्नक है और ये उच्चक है। क्या ये दोनों इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, 2 और 3 इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उच्चक और निम्नक विद्यमान हो जाएगा इसमें, ठीक है। उच्चक और निम्नक क्या हो गया, विद्यमान हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला क्या होगा मेरे पास, ये क्या होगा मेरे पास, एक जालक होगा। इसलिए एन कॉमा दिस एक जालक कहलाएगा, कहलाता या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, उसका रीजन मैंने बता दिया कि अगर जैसे मान के चलो, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, इसको कैसे कैसे परिवर्तन करेगा एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन में। देखो
क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमने दिखा दिया कि उच्चक और निम्नक विद्यमान है और वो इसी समुच्चय में है, विद्यमान दिखा दिया हमने, तो हम कह सकते हैं एन और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक जालक कहलाएगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज याद रखने की चीज ये है कि अभी तो आपको क्या है, ये इस टाइप से दिया हुआ है, तो आपने इस परिभाषा का इस्तेमाल कर लिया इस वाली का, लेकिन अभी मान के चलो आपसे सिर्फ ये दे देता वो कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, बताइए कि n कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो क्या वह जालक होगा? अब उसने कुछ नहीं कहा, आपको कुछ नहीं बताया कि अरिक्त क्रम में समुच्चय है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहली वाली परिभाषा इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पोसेट नहीं दिया हुआ है, अगर आपको नहीं कहा गया है कि वो अरिक्त क्रमिक समुच्चय है, तो आप ये वाली परिभाषा इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको कहा गया है तो ही आप ये वाली परिभाषा इस्तेमाल करोगे। ऐसा मत कर देना कि वहां पे अगर आपको नहीं दिया गया हुआ है और आप वहां पे चेक करने लग जाओ कि अरिक्त क्रमिक समुच्चय है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको पोसेट कहा गया है और बोला गया है कि ये पोसेट भी है, तो ही आप ये परिभाषा इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पोसेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो आप पहली वाली परिभाषा का इस्तेमाल करोगे। वहां पे आप क्या करोगे, पहले क्रमबद्ध में सेटिस्फाई करवा के देखोगे, फिर आप उसके बाद क्या करोगे, साचार्य सेटिस्फाई करवा के देखोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप शोषण नियम को सेटिस्फाई करवा के देखोगे। अगर वो तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, हमारे पास एक जालक कहलाएगा। ठीक है, ये एक आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं उपजालक की। उपजालक क्या हो जाता है? ठीक है, देखो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, तो दोनों में अंतर बता दिया है मैंने कि ये परिभाषा कब इस्तेमाल करनी है और वो परिभाषा कब इस्तेमाल करनी है। ये जब करनी है जब आपको पोसेट दिया हुआ है। अगर आपको बोला गया है कि जो आपको समुच्चय निकलवाना है, जालक पूछ रहा है, वो समुच्चय पोसेट भी है, तो आपको ये परिभाषा इस्तेमाल करनी है। अगर वो पोसेट नहीं दे रहा है तो ये परिभाषा इस्तेमाल नहीं करनी है, वो पुरानी वाली पहले वाली परिभाषा इस्तेमाल करनी है। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आपसे पोसेट दिया हुआ है तभी यही परिभाषा इस्तेमाल करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। इसका याद रखना, इसको हमेशा याद, चाहे अपना नाम भूल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको मत भूलना, बस गलती हो जाएगी 4 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उपजालक। उपजालक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबलेटिस। ठीक है, क्या होता है, परिभाषा की बात करें, माना एक जालक है, एक जालक है तथा M उपसमुच्चय है L का, तब M L का उपजालक कहलाता है यदि M भी L की दोनों दुचर संक्रियाओं के साथ एक जालक हो। दुचर संक्रियाओं के साथ एक जालक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये दे रखा है, ये जालक है। अब देखो यहाँ पे ये साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पोसेट है। ठीक है, यानी एक जालक है एल, हमारे पास क्या है, एक समुच्चय एक जालक है, उसका हमने कोई उपसमुच्चय बनाया, वो था एम, उसका कोई उपसमुच्चय है जो एल में से लिया है हमने एम, तो एम एल का उपजालक कब कहलाएगा, कि यदि एम भी द्विचर संक्रियाओं के साथ क्या होगा, जालक होगा। द्विचर संक्रियाओं का मतलब क्या होगा, वही संक्रियाएं जो एल दिखाता था, कौन कौन सी, अपसंधि और क्या दिखाता था, सम्मिलन। उनमें भी क्या 3 नियम होते थे। अगर एम भी उन तीनों नियम को दिखाएगा, कौन कौन से वाले, क्रम विनिमय नियम को, साचर्य नियम को और हमारे पास अपशोषण नियम को। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, एम क्या होगा, हमारे पास एक जालक, उपजालक कहलाएगा। एम क्यों उपजालक कहलाएगा, क्योंकि एल में से लिया। ये ध्यान रखना, एम क्या है, एल का उपसमुच्चय है, यानी एल को पहले जालक होना पड़ेगा। अगर आपको एक जालक समुच्चय दे रखा है तो उसका उपसमुच्चय बनाओ, फिर उस उपसमुच्चय में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो कि क्रम विनिमय नियम है या नहीं है, साचर्य नियम है या नहीं है, या अपशोषण है या नहीं है। अगर वो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा उपसमुच्चय, तो वो क्या कहलाएगा, उसका उपजालक कहलाएगा। तो ये आपके पास होता है जालक और उपजालक के बारे में मैंने आपको बताया, एक उदाहरण भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे आप उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कोई भी ले सकते हो आप, इसमें खुद चेक कर सकते हो, इसमें कुछ चेक करने को नहीं है। क्यों, क्योंकि वही है, क्रम विनिमय नियम दिखाना है, साचर्य नियम दिखाना है
और हमारे को अपशोषण नियम दिखाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में तो आपको मैंने बताया जालक क्या होता है, उपजालक क्या होता है, कैसे संक्रियाएं होती हैं, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, साचर्य नियम क्या होता है और अपशोषण नियम क्या होता है, उच्चक कैसे निकालते हैं, निम्नक कैसे निकालते हैं, दूसरी परिभाषा भी बताई थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि तुल्यकारी जालक क्या होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। थैंक यू।